हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास में स्टार्ट करता हूं पार्ट नंबर 33 हिंदी भाषा ज्ञान। सारा लेक्चर को आप लोग विजिट कर लीजिएगा। जो लोग विजिट नहीं किए हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। पेपर में आपको फायदा पहुंचाने वाला है सीजल वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि आप लोग को तो मालूम हो चुका होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों से आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा और 30 क्वेश्चन पैसेज रहेगा। और दोनों का वेटेज कितना है? दोनों का जो है आपको 30% लाना है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो ये पेपर क्वालिफायर है। तो यहाँ से देख लीजिए, एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग का ये आ रहा है कि क्या जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग हिंदी में 30% ले आते हैं तो हो जाता है, या कोई जो है इंग्लिश में ले आते हैं तो हो जाता है। तो देखिए, आप लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा सिलेबस में आपका मेंशन नहीं है कि दोनों मिलाकर आपको 30% लाना है। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि हिंदी का भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इंग्लिश का भी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में क्या करें कि बोले कि बच्चा लोग को तो दोनों सिलेबस दिया हूँ, मैं हिंदी भी दिया हूँ और इंग्लिश भी दिया हूँ, तो सिर्फ आप जो है हिंदी में कैसे 30% ला सकते हैं, मैं तो इंग्लिश भी देकर रखा हूँ। तो हो सकता है कि आगे चलकर जो है हम लोग कंबाइन करने लगे कि नहीं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों अटेम्प्ट किया होगा उसी का मार्क्स जो है काउंट होगा, तब वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एक कंफर्ट जोन में रहिए और दोनों का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। चलते हैं, पीडीएफ वगैरह सारा चीज़ टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यूज वगैरह भी के लिए जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से क्विज नहीं आ रहा है, आज से डालना शुरू करता हूँ। बाकी पेपर वन अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर 399। क्वेश्चन है वो फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, इनमें से कौन वचन का शुद्ध रूप नहीं है? वचन आपको हिंदी में जो है दो ही देखने को मिलता है, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन नहीं होता है, द्विवचन आपका संस्कृत में देखने को मिलता है। ओके, तो बताइए कि कौन जो है वचन का शुद्ध रूप नहीं है? संस्कृति का संस्कृतियाँ लिखा हुआ है, परंपरा का परंपराएं लिखा हुआ है, साहित्य का साहित्य लिखा हुआ है, प्रवृत्ति का प्रवृत्तियाँ लिखा हुआ है, टेंडेंसीज। ओके, तो इसमें कौन जो है शुद्ध रूप नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, साहित्य का साहित्य नहीं होता। इस तरह से इसका जो है वचन चेंज नहीं होता है। संस्कृत का संस्कृतियाँ, परंपरा का परंपराएं, साहित्य का साहित्य होगा और प्रवृत्ति का प्रवृत्तियाँ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गड़बड़ हो गया। वचन हिंदी में दो ही तरह का होता है, इसको आप लोग आइडिया रखिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बाकी देख लीजिएगा, इसका वचन बहुवचन रूप है। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं आपसे पूछता है। परंपरा, भाषा, व्यवहार और संस्कृति। देखिए यहाँ पे व्यवहार जो है आपको देखने को मिलेगा, ये सब स्त्रीलिंग नहीं है। व्यवहार शब्द आपको पुल्लिंग में आता है। व्यवहार शब्द क्या है? व्यवहार शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, जिसको याद रखिए। बाकी परंपरा, भाषा, संस्कृति, ये सारा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृति में एक संधि भी है, इसको याद रख लीजिएगा। सम जोड़ कृति ना, इसमें व्यंजन संधि है। संस्कृति है ना, सम जोड़ कृति, उसी तरह से सम जोड़ कृति संस्कृत हो जाता है। तो देख लीजिएगा, इसमें एक संधि भी बता दी यहाँ से, संधि विच्छेद व्यंजन संधि होता है संस्कृति में। बाकी सारे शब्द जो है आपके स्त्रीलिंग हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी जो कि एक पुल्लिंग है, व्यवहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इनमें से किस शब्द में कोई संधि नहीं है? बोला जा रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें कोई संधि है ही नहीं? संस्कृति, हितैषी, व्यवहार। अभी तो मैं बता ही दिया आपको कि जो संस्कृति था उसमें संधि है। तो इसमें जो एक शब्द जिसमें कि कोई संधि नहीं हुआ है, सौंदर्य। संस्कृति में है, आप लोग देख लिया आपने, संस्कृति का ही बताया था। सम जोड़ संस्कृति है ना, सम जोड़ कृति संस्कृति हो गया। और उसके बाद हो गया हितैषी हो गया। तो हितैषी में देखिएगा यहाँ से आपको इसमें वृद्धि संधि है और व्यवहार में आपको दीर्घ संधि देखने को मिलेगा। तो इसमें संधि है, संधि बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको अवेलेबल कराया हूँ, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देख लीजिएगा, समजोड़ कृति हो गया, हितैषी हो गया और व्यवहार हो गया। ये सब में आपको कुछ न कोई संधि देखने को मिलेगा। संधि तो बता ही दिया, इसमें व्यंजन है। हितैषी में आपको देखने को मिलेगा वृद्धि संधि और व्यवहार में देखने को मिलेगा दीर्घ संधि। तो इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में कोई संधि नहीं है। संधि का भी होता है संधि ना, संधि विच्छेद, समजोड़ धी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस मुहावरे का सही अर्थ सही से मेल नहीं खाता है? मुहावरा एक है, 4 मुहावरे हैं और उसमें से एक जो मुहावरा है उसका अर्थ सही नहीं है, तो वही आपको चुनना है कि कौन सही इसका अर्थ नहीं दे रहा है। मुहावरा पहले बता चुका हूँ, एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अभ्यास करना ना, अभ्यास। चलिए रीड कीजिए। आंखें लाल करना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्से से देखना, आंखों में धूल झोंकना, ध्यान देना। धूल का इधर वर्तनी गलत है ना, ध में बड़ी ऊ की मात्रा होगा ना, सॉरी फॉर दैट, ध्यान नहीं दिए। आंख चुराना, छिप जाना, आंख फेरना, अपेक्षा करना। कौन जो है इसमें गड़बड़ है? ध्यान दीजिए, यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों डी होगा? क्योंकि आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा करना, न कि अपेक्षा करना। क्या होता है? यह वर्ड होता है एक अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा, दोनों में डिफरेंस समझिए।
उपेक्षा मतलब होता है कोई चीज़ अवहेलना करना, यानी कि नज़रअंदाज कर देना। तो आंख फेर लिया यानी कि वह नज़रअंदाज कर लिया, जो चीज़ आप बोले कि भाई 10 रुपया मुझे देना, तो उधर चला गया, यानी कि आपका उपेक्षा कर दिया। ठीक है, उपेक्षा कर दिया। अपेक्षा मतलब होता है किसी से आप कोई एक्सपेक्टेशन वगैरह लगा कर रखते हैं, उसको बोलते हैं अपेक्षा, आशा वगैरह बोल सकते हैं, होप। ठीक है, उपेक्षा मतलब होता है किसी से अवहेलना कर देना या आपको नज़रअंदाज कर देना। तो आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा करना, ना कि अपेक्षा करना। बाकी सारा मुहावरा आंख से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। आंखें लाल करना, गुस्से से देखना, आंखों में धूल झोंकना, धूल का बड़ी ऊ की मात्रा होगा यहाँ पे। धोखा देना, आंख चुराना का मतलब होता है छिप जाना। ठीक है, चलिए आंसर हो गया डी। चलते क्वेश्चन 5 पे। भाई 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 गई सांप चुचुंदर केरी। भाई गई सांप चुचुंदर केरी एक लोकोक्ति देखने को मिलता है, उसका क्या अर्थ होता है? उपयुक्त अर्थ क्या है? एक वर्ड होता है उपयुक्त, एक होता है उपर्युक्त। ठीक है, तो उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर का, आप लोग पढ़ते हैं ना एबव, तो वही होता है। उपयुक्त मतलब यहाँ पे प्रॉपर है। तो आपको प्रॉपर मीनिंग बताना है। एक लोकोक्ति है, भाई गई सांप चुचुंदर केरी, एक दूसरे से पीछा छुड़ाना, अपने आप को खतरे में डालना, दृढ़ संकल्प लेना या फिर दुविधा में होना। क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुविधा में जब कोई होता है तो वहां से बोला जाता है कि भाई गई सांप चुचुंदर केरी। तो एक जो यह लोकोक्ति है, इसका यही तात्पर्य होता है, याद रखिएगा। अपने आप को खतरे में डालना और दुविधा में होना, दोनों में डिफरेंस है। जब अपने आप को आप खतरे में डालते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि मैं खतरा ले रहा हूँ, तो उस समय हो सकता है कि आप दुविधा में हो भी या नहीं भी हो, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई जानबूझ के जो है अपने आप को कोई दुविधा में नहीं डालता है। जैसा कि एक नॉर्मल केस होता है, तो यहाँ पे दुविधा में होना होता है। जैसे कि कोई आदमी जो है शेयर मार्केट में जैसे पैसा बहुत लगा दिया, तो बोला कि जैसे तुम शेयर मार्केट में जो है ना पैसा लगाकर भाई सांप चुचुंदर केरी जैसा हाल तुम्हारा हो गया है, यानी कि दुविधा में हो गया है तुम्हारा हाल। तो इस तरह से इसका यूज होता है। तो देख लीजिएगा, दुविधा में होना के लिए यह लोकोक्ति यूज होता है। आप लोग इसको कहावत वगैरह ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, आप सभी को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। इस वाक्य में परसर्ग चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है कि जो परसर्ग चिन्ह है वो इसमें कौन सा है। आप सभी को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। परसर्ग चिन्ह क्या होता है? मैं पहले भी आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में कि परसर्ग चिन्ह जो होता है, आप लोग जो कारक चिन्ह होता है उसी को आप लोग परसर्ग चिन्ह बोलते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। परसर्ग कुछ नहीं होता है, आकारक चिन्ह को ही आप लोग बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए? सभी, चाहिए, को या फिर आप। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को जो है परसर्ग चिन्ह है, तो वह जो कारक चिन्ह होता है उसको परसर्ग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। देख लीजिए स्लाइड, आठों के आठों जो जितना भी चिन्ह है सबको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, इसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। कर्ता ने कर्म को, करण से या द्वारा, दो होता है, द्वारा भी होता है ना, याद रख लीजिएगा। जैसे आपको बताया था तुलसी कृत में कौन सा समास है, तो तुलसी कृत में तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। ओके, तो यहाँ से उसमें करण पुरुष का एग्जाम्पल चला जाता है, तो याद रख लीजिएगा। कुछ कुछ द्वारा भी इसमें आता है करण में। संप्रदान को या फिर के लिए। उसके बाद होता है आपका आपादान, से या फिर अलग होना, और उसके से अलग होने के अर्थ में होता है। और संबंध का मतलब काके की वगैरह होता है। अधिकरण में पर होता है। संबोधन हे अरे अजी होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। तो को जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, परसर्ग चिन्ह है, कारक चिन्ह है। उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें उपसर्ग और संधि दोनों है। बताइए वह शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग और संधि दोनों है। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ईमानदारी, श्रमजीवी, संस्कृति या फिर जीविका। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपको संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और संस्कृति भी है। इसको आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा या बोलिए तो इसमें सम जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो सम जोड़ धी आता है। क्या आता है? सम जोड़ धी आता है, तब जाके यह क्या सॉरी ये तो संधि का हो गया। संस्कृति का देखना था, तो ये क्या होगा? सम जोड़ कृति। क्या होगा? सम जोड़ कृति। तो सम जोड़ कृति क्या हो गया? ये हो गया संस्कृति। तो सम यहाँ पे उपसर्ग भी है और इसमें जो है संधि भी होता है। क्यों संधि हो जाता है? क्योंकि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे आप लोग उसको संधि बोलते हैं। और इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा शब्द है जिसमें आपको संधि और उपसर्ग दोनों देखने को मिलेगा। उपसर्ग इसमें सम है, उपसर्ग धातु के पहले लगता है और प्रत्यय धातु के बाद में लगता है। इस तरह से देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बताइए? गंगाधर, यह, मूर्खता, तालाब या फिर दिवाली। क्या होना चाहिए? देख लीजिए, यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा है इसको आप लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉमन नाउन। अब बताइए, तो आंसर पता चल गया होगा।
गंगाधर क्या हो गया, ठीक है, पंडित विद्याधर गंगाधर मायाधर ओम करनाथ शास्त्री वगैरह गंगाधर का पूरा नाम था, नहीं। यह हो गया, यह तो आपका क्या है, सर्वनाम है। मूर्खता क्या बन गया, मूर्खता आपका जो है से संज्ञा ही है, लेकिन यह आपका भाववाचक संज्ञा है। तालाब जो है से आपका जातिवाचक संज्ञा है। दिवाली एक फेस्टिवल का नाम होता है, ठीक है, दिवाली वगैरह दशहरा किसी का नाम है, किसी एक विशेष चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे इन लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन लोग जो है जातिवाचक नहीं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, तो बन गया ऑप्शन नंबर डी, तालाब। ओके, तो इसको याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मूर्खता में कौन सा समास बोल रहा हूँ, कौन सा संज्ञा है, तो यह मूर्खता में जो है से आपका भाववाचक संज्ञा है, इसको याद रखें, भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इनमें से कौन सा विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। अब कुछ कुछ शब्द है उसका विलोम शब्द आपको देखने को मिलेगा, और एक ऐसा आपको युग्म खोजना है जो कि सही नहीं है। जीवन का होगा मरण, मूल्य का अमूल्य, स्थूल का विशाल, आर्य का अनार्य, या फिर विशाल का क्षुद्र। देखिए यहाँ पे जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि स्थूल का मतलब ही विशाल होता है, जो स्थूल होता है इसका मतलब विशाल होता है, तो यह तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया, न कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो स्थूल का मतलब विशाल होता है, तो विशाल इसका पर्यायवाची शब्द है, न कि विलोम शब्द। तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपका गड़बड़ हो गया। ओके, क्षुद्र का मतलब होता है बहुत ही छोटा। आप लोग सुने होंगे, क्षुद्र नदी चली भरी उतर आई, जस थोड़े धन पाए खल बहराई। इस तरह सुने होंगे, क्षुद्र मतलब छोटा। छोटे लोगों को थोड़ा सा अगर पैसा मिल जाएगा तो बहुत तेज से उड़ने लगते हैं। ओके, नदी के जैसे, नदी का एग्जाम्पल देकर इसको समझाया जाता है कि थोड़ा सा बाढ़ आने पर उछलने लगता है, जबकि समुद्र में इतना पानी आया था फिर भी वह शांत रहता है। आंसर इसका सी हो चुका है, स्थूल विशाल। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 है, और तथा एवं किस अव्यय के उदाहरण है। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका किसी भी लिंग वचन काल में परिवर्तन नहीं होता है, वैसे शब्द को आप लोग अव्यय बोलते हैं। तो और तथा एवं एक तरह का अव्यय है। तो ये बताइए कि किस तरह के अव्यय का एग्जाम्पल है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, या फिर विस्मयादि बोधक। तो देखिए, अगर थोड़ा सा आपको पता होगा, ये सब कनेक्टर के जैसा कार्य करता है। कनेक्टर को यानी कि समुच्चय बोलते हैं, जोड़ने का काम करता है। तो यह समुच्चय बोधक अव्यय में चला जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोग कंजक्शन वगैरह पढ़े होंगे ना, तो उसी तरह से यह कार्य करता है। ओके, तो और तथा एवं ये सब क्या है, जो ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चला गया। चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। उद्देश्य, विधेय, पद परिचय, या फिर कर्म। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको आप लोग विधेय बोलते हैं। ओके, उद्देश्य क्या होता है, जो वाक्य में कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उद्देश्य। और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। तो जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है वहाँ पे विधेय ही होगा। ओके, तो देख लीजिएगा, वाक्य की रचना होता है, उसका दो मुख्य खंड होता है वाक्य रचना का, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ओके, तो देख लीजिएगा। कर्म वगैरह की पहचान आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग आइडिया है ना। कर्म का पहचान करने का क्रिया वगैरह में काम आएगा, बताता हूँ थोड़ा सा। कर्म का पहचान आप लोग क्या या किसको प्रश्न करके करते हैं, क्या और किसको। अगर कोई लिविंग थिंग होगा, मतलब समझ रहे हैं लिविंग थिंग, तो किसको से आंसर मिल जाएगा, और कोई नॉन लिविंग थिंग होगा तो वो आपको क्या से आंसर मिल जाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया में क्या लगा प्रश्न कीजिए, राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक। ओके, तो यहाँ से आपको क्या का आंसर मिल गया, तो वही पुस्तक जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म हो गया। किसको, उसने राम को 10 रुपये उधार दिए, तो किसको दिए, तो राम को। तो राम क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, चलिए, इस तरह से आपको पता करना होता है कर्म वगैरह, तो आइडिया रखिएगा, क्रिया में काम आता है। रुद्र आया किंतु आर्य चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य। बताइए, ये जो है से रुद्र आया किंतु आर्य चला गया, अगर रचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वाक्य के 3 ही प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है वो आपकी रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यही 3 प्रकार होता है रचना के आधार पर। ओके, इसको याद रखिएगा। तो रुद्र आया और किंतु आर्य चला गया। यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग को इसमें आंसर तो हो गया संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्यों हुआ, ध्यान समझिए। संयुक्त वाक्य का डेफिनेशन कहता है कि इसमें 2 उपवाक्य होता है। क्या होता है, 2 उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य जो होता है अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता है तो वह तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो रुद्र आया, ठीक है, रुद्र आया किंतु आर्य चला गया, ये जो 2 आपको उपवाक्य देखने को मिल रहा है, रुद्र आया और आर्य चला गया, क्या यह अपना मीनिंग के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है, तो जी नहीं, ये अपना मीनिंग के लिए
एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो जब नहीं है तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। और याद रखिए जब किंतु वगैरह वर्ड होता है, और वगैरह वर्ड होता है, ये सब तथा वगैरह वर्ड हो तो ये सारा जो वर्ड कनेक्ट करता है वह संयुक्त वाक्य को ही कनेक्ट करता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। ओके, आप लोग क्वेश्चन आएगा ही आएगा वाक्य से रिलेटेड, इसको याद रखें। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देख लीजिएगा। अगर संयुक्त वाक्य आपको पहचान करना हो तो इस देख लीजिएगा, किंतु परंतु एवं फिर या अथवा तथा तो भी इसलिए इत्यादि जो है इस समय लगा रहेगा। तो एक वर्ड आपको किंतु दिख रहा होगा, ठीक है, परंतु या किंतु एक ही है, आप लोग बोल सकते हैं किंतु परंतु। आंसर हो गया बी, संयुक्त वाक्य होता है। साधारण वाक्य एकदम पहचान लीजिएगा, इसमें एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगा, एक ही उद्देश्य विधेय होता है, यही सब होता है उसमें। और मिश्र में एक जो वाक्य होगा उपवाक्य और दूसरा के लिए जैसे अपना मीनिंग के लिए दूसरा पर डिपेंड रहेगा। अंग्रेजी में पढ़े हैं ना प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, हिंदी में भी जो है समझ में आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश को आप लोग रिलेट करके पढ़िए, छोड़ छोड़ कर आप लोग पढ़ते हैं इसलिए दिक्कत हो जाता है। इनमें से कौन विवरण विराम चिन्ह है? विराम चिन्ह आप लोग सुने होंगे। ओके, तो जो एक चिन्ह होता है विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह जो है से कौन है आप बताइए? ए वाला, ए वाला, ए वाला, फिर ए वाला। देखिए जो विवरण चिन्ह है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसी को आप लोग विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए कुछ कुछ जो विराम चिन्ह आप लोग यूज करते हैं वो अल विराम होता है इस तरह का, पूर्ण विराम तो आपको आइडिया होगा। और अब जो इंग्लिश में है ये भी क्वेश्चन आपसे एक बार मैं देखा था कोई शायद किसी का प्रीवियस ईयर एग्जाम, तो उसमें पूछे थे कि आजकल जो है विराम चिन्हों का प्रयोग कैसा किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है समय की बचत के लिए तो ये पूर्ण विराम का ये वाला साइन है ना वो भी था वहाँ पे। लेकिन अब जो है समय की बचत करने के लिए जो है अब जो है ये वाला साइन नहीं दिया जाता, बस एक बिंदु दे दिया जाता है। इस तरह से आप बिंदु देखते हैं ना फुल स्टॉप जो अंग्रेजी में चलता है रोमन स्क्रिप्ट में, तो वही वाला जो साइन इसमें भी लग जाता है। अब हिंदी में भी यही चलता है, तो आप लोग भी अगर कहीं आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारा अगर मैगजीन वगैरह देखिएगा जो अच्छे अच्छे मैगजीन्स हैं तो उसमें जो है जब देखिए कोई आर्टिकल वगैरह आते हैं तो बहुत सारे जो राइटर होते हैं इस तरह से जो है लिख देते हैं, फुल स्टॉप इस तरह से देते हैं। तो मैं तो एक बार पहले देखा तो मैं सोचा कि क्या हो गया, जब बहुत पहले देखा था 3-4 साल पहले कि ऐसे कैसे लिखा जा रहा है, तब बाद में जब सर्च किया तब पता चला कि वो इस तरह का था और बाद में क्वेश्चन भी आ गया था। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से कुछ होता है, विस्मयादि बोधक देख लीजिएगा ऐसे होता है, उदाहरण चिन्ह होता है आप लोग देखिए इन्वर्टेड कोमाज वगैरह, निदेशक या रेखिका होता है देख लीजिएगा, इसको डैश आप लोग बोलते हैं ना, देख लीजिएगा डैश और योजक चिन्ह में थोड़ा सा अंतर है, डैश थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होगा ना, थोड़ा सा अंतर इसमें याद रखिएगा, मैं तो कंफ्यूज करा देगा। उसके बाद विवरण चिन्ह यही था जो बताया था अभी, और जो अपूर्ण विराम चिन्ह था इस तरह से था, ठीक है, कोलन और सेमीकोलन का नाम सुने होंगे। तो इस तरह से चीज़ हो गया, आंसर डी हो गया। तो विराम चिन्ह वगैरह का भी सारा देख लीजिएगा, सारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सब चीज़ देख लें। क्वेश्चन 14 है, एक फिर से एक मुहावरा है, लकीर का फकीर होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत दुखी होना, परंपरावादी होना, बहुत कंजूस होना या फिर मेहनती होना। देखिए लकीर का फकीर होना का तात्पर्य होता है एकदम परंपरावादी होता है, एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो पर्सन होता है ना, ऑर्थोडॉक्स टाइप का परंपरावादी उस तरह का कि एकदम मंगलवार को एकदम साबुन छूना ही नहीं है, ठीक है, मंगलवार को होता है गुरुवार को होता है, अब पता नहीं मुझे आइडिया नहीं, मंगलवार को खिचड़ी होता है कि मंगलवार को खिचड़ी नहीं खाना है, और पता नहीं क्या क्या होता है, और गुरुवार को साबुन नहीं छूना है, इस तरह कुछ कुछ होता है ना, तो उसको लकीर का फकीर बोलते हैं, एकदम से परंपरावादी होना, फालतू टाइप के सब चलते रहता है सोसाइटी में। ओके, कोई जो है कभी चेंज करने की कोशिश करता नहीं है, लेकिन इसीलिए चेंज नहीं होता है। कोई आप लोगों से पंडित जी वगैरह हैं तो बताइए, थोड़ा सा तर्क वगैरह दीजिए कि क्या क्या होता है सब, मुझे भी थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए मेरा भी। चलते हैं, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन सदैव समान नहीं रहता है? क्वेश्चन में नहीं रहता है बोला है, पिता, फल, प्रेम, बाजार या फिर सड़क। तो इसमें कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है? एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ई, सड़क का प्लूरल बन जाता है सड़कें ना, सड़क का आपको बहुवचन बनाइएगा तो सड़कें बन जाता है, बट बाकी है पिता, फल, प्रेम, बाजार, ये सब जो है से इसका एक वचन और बहुवचन समान रहता है। ओके, कहावत को और किस नाम से जानते हैं आप लोग? कहावत को और किस नाम से जाना जाता है? सोन, प्रायोवाद, धरीधर या फिर अज। देख लीजिएगा अज्ञ है यहाँ पे ना, सॉरी अज्ञ है, इसका जो एक और नाम है कहावत को, ठीक है, ये इसका नाम होता है आपको प्रायोवाद। क्या होगा? प्रायोवाद जो है कहावत को एक और नाम से जाना जाता है। सोन का मतलब रक्त होता है, देख लीजिएगा ये सोन है, इसका मतलब रक्त होता है, खून। ओके, चलिए आप लोग का आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। प्रायवाद को हो गया। धरीधर मतलब होता है पृथ्वी को धारण करने वाला, इसका एक याद रख लीजिएगा, ये जो आपसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा जा सकता है, जो पृथ्वी को धारण करता है, धरा मतलब पृथ्वी होता है, तो समझ लीजिएगा कि धरीधर। ओके,
तो इसका होता है क्या, इसका होता है आपका जो पृथ्वी को धारण करने वाला, धरती को धारण करने वाला धरिधर। अज्ञ मतलब अनभिज्ञ होता है ना, अनभिज्ञ मतलब जिसको कोई चीज़ का नॉलेज वगैरह ना हो उसको अनभिज्ञ के नाम से आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया, कहावत को एक और नाम से जानते हैं, प्रायोवाद। ओके, नंबर 17 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग समझिए, आपको मैस्कुलिन जेंडर बताना है। छवि, ऋतु, कृपा या फिर भालू। ऋतु तो लड़के का नाम होता है, सब कुछ जान गया होगा। भालू जो है आपको देखने को मिलेगा, यह सब जो है जैसे पुल्लिंग है ना। भालू जो होता है नर भालू, ऐसे जनरली बोला जाता है, इसका स्त्रीलिंग होगा मादा भालू। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यह पुल्लिंग है। बाकी सारे शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है, छवि, ऋतु और फिर कृपा। ओके, छवि भी लड़की का नाम है क्या, छवि किसी का नाम है पता नहीं, बताइए जरा, छवि किसी का नाम होता है, छवि हो सकता है, लग तो रहा है। ऋतु नाम है, कृपा तो किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द है ना। भालू जो है से आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका होगा मादा भालू ना, स्त्रीलिंग शब्द। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होते आई है, यह किस प्रकार का वाच्य है। वाच्य देखिए ना को मिलता है आपको हिंदी में 3 तरह का। ओके, ऐसे तो अंग्रेजी में आप लोग 2 ही पढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश में भी आप लोग 3 पढ़ते हैं, एक मिड वॉइस भी होता है। ओके, जिसको आप लोग क्वाइस पैसे बोलते हैं, जैसे कि आप लोग को मैं कोर्स में डिटेल में पढ़ाया था। तो बुराई जो है सदैव अच्छाई से पराजित होते आई है, तो हिंदी में वाच्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो बुराई जो है सदैव जो है से अच्छाई के द्वारा पराजित होते आई है, तो के द्वारा, किसी के द्वारा जब यहाँ पे काम किया जाता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कर्ता पर काम होता है। ओके, कर्ता पर अगर काम होता है तो उसको कर्म बोलते हैं, और अगर कर्ता ही काम करता है तो उसको आप लोग कर्तृवाच्य बोलते हैं। आंसर यहाँ पे बी हो गया, बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होते आई है, यानी कि बुराई जो है सदैव अच्छाई से के द्वारा पराजित होते आई है। इस तरह से समझ सकते हैं, के द्वारा अगर कुछ ऑप्शन आता है तो समझ में आता है ना कि वहाँ पे जो है कर्मवाच्य होता है, यानी कि पैसिव वॉइस होता है। विशालकाय दैत्य ने नर पर झपट्टा मारा, क्या है, विशालकाय दैत्य ने नर पर झपट्टा मारा, वाक्य में विशेषण कौन है। मारा, दैत्य, नर या फिर विशालकाय, क्या होगा। विशेषण आपको बताना है, यानी कि एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव बताना है, आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आखिर करता क्या है आप लोग को मालूम है। विशेषण करता क्या है, किसी संज्ञा यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में यह बताता है। नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने का जो टेंडर ले चुका है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग विशेषण बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दैत्य किस तरह का है, दैत्य जैसे बहुत ही विशाल क्या है, ह्यूज है, कोलोजल है। ओके, क्या हो गया, बहुत ही विशाल काय है, बहुत ही बड़ा है। तो दैत्य के बारे में बता रहा है कि यह विशाल काय है, तो विशाल काय यहाँ पे क्या हो गया, विशाल काय जो है यहाँ पे विशेषण हो गया। समझ गया, इस तरह से होता है। बाकी मारा वगैरह तो भर क्रिया वगैरह चला जाएगा। दैत्य भी संज्ञा है ना, दैत्य भी संज्ञा, नर भी संज्ञा, इस तरह देख लीजिएगा, सब जाति वजह संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 20 देख लीजिए। निम्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आपको बताना है ऋतु और ऋत और ऋतु लिखा हुआ है, तो दोनों शब्द का अर्थ सही क्या होता है बताइए, और उस तरह से ऑप्शन को चुनिए। मौसम या जलवायु, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो ऋत है उसका अर्थ होता है मौसम, और सेकेंड वाला का समझिए ऋतु मतलब जलवायु। असत्य फिर मौसम, सत्य या फिर मौसम, या फिर गंवार या फिर वसंत। इसको मैं आप लोग का जो है से कॉम्पिटेटिव टाइम में भी एक क्वेश्चन को डाला था, तो देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौसम और जलवायु में थोड़ा सा अंतर होता है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, अंतर होता है, तो इसीलिए एक ऑप्शन नंबर ए भी है। तो मौसम और जलवायु, तो उसको मत मार लीजिएगा। मौसम और जलवायु में थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। सत्य होता है ऋत का मतलब, तो जो ऋत री और त देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रूथ ना, सत्य। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इस तरह से कुछ आज के क्वेश्चन थे। इंजॉय जरूर किया होगा आपने। अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दें, शेयर भी कर दें, और टेलीग्राम से आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वंदे भारतम।